दोस्तों नमस्कार। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस बिल को विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने सभी ने मिलकर जिन बिलों को लोकसभा में के पिछले बजट सत्र में पारित नहीं होने दिया, उसी बिल का समर्थन करने के लिए आज उसी इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं ये सब लाइन लगाए खड़े हैं। ये इंडिया गठबंधन वाले और सरकार के तरफ से ये दावा है दोस्तों कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावे जितने भी राजनीतिक दल हैं इंडिया गठबंधन में सब परिसीमन बिल का समर्थन कर सकते हैं। आपको याद है होगा कि अप्रैल महीने में परिसीमन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल को विपक्ष ने, सरकार के पास 2/3 बहुमत नहीं है संसद में, जिस कारण से विपक्ष ने इन बिलों को गिराया था। अब उसी बिल का समर्थन करने के लिए विपक्ष के जितने भी राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस वाले सब तांता लगाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी की जय हो, नरेंद्र मोदी की जय हो, भारत बीजेपी की जय हो। यानी बीजेपी की बिल, अमित शाह की बिल, नरेंद्र मोदी के बिल, परिसीमन बिल का समर्थन करने के लिए एनसीपी ने शुरुआत किया। शरद पवार ने गेम खेला, चाणक्य हैं कहे जाते हैं। शिवसेना आ गई, उद्धव ठाकरे की पार्टी आ गई समर्थन में। वो शिवसेना जिसके 6 सांसदों को एनडीए ने पिछले ही महीने तोड़ा है। मात्र 3 सांसद बचे हुए हैं दोस्तों। अब द्रविड़ मुनेत्र करगम, जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक मतभेद होने का दावा करते हैं, और वो राज्य तमिलनाडु जिसने एनडीए का सबसे बुरा हाल किया था तमिलनाडु में पिछले लोकसभा चुनाव में, वो द्रविड़ मुनेत्र करगम के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि द्रविड़ मुनेत्र करगम भी भारत सरकार के द्वारा प्रस्तावित मानसून सत्र में पेश होने वाला परिसीमन बिल का समर्थन करने के लिए आगे आ जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ा जबरदस्त प्रतिरोध परिसीमन बिल का तो द्रविड़ मुनेत्र करगम ने किया था, याद है ना। सबसे कड़ा प्रतिरोध अगर किसी ने किया था तो द्रविड़ मुनेत्र करगम ने किया था। तो दोस्तों 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद ये जो इंडिया वाले प्रतिदिन दावा करते नहीं थकते थे कि नरेंद्र मोदी को हमने 240 पे रोक दिया है, 234 सीटें इंडिया गठबंधन जीत कर आई है, मात्र 6 सीट का डिफरेंस है, अंतर है। कभी भी हम चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में ले आएंगे, हम कभी भी नीतीश कुमार को अपने पाले में ले आएंगे, नरेंद्र मोदी की सरकार गिरा देंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। कितना खोखला दावा है इंडिया गठबंधन वालों का, नहीं कितना खोखला है, कितने बड़े नौटंकीबाज हैं। आप सोच के देखिएगा दोस्तों। मैं पॉलिटिकल आइडिया के मन से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव नहीं चलाता, लेकिन हमारा प्रयास होता है दोस्तों कि हर राजनीतिक दल के नीति कार्यक्रम पर सवाल खड़ा किया जा सके। प्रयास किस हद तक सफल होता है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। तो जहां मैं बता रहा था कि जब चुनाव का परिणाम आया दोस्तों तो इंडिया वाले सभी जिनकी मूछें नहीं भी हैं वो भी मूछ पर ताव दे रहे थे कि मोदी की सरकार तो 6 महीने भी नहीं चलेगी, चंद्रबाबू नायडू टूट जाएंगे, नीतीश कुमार टूट जाएंगे, सरकार बन जाएगी इंडिया गठबंधन की। दोस्तों सोच कर देखिए ना, सोच कर देखिए कि ये इंडिया अलायंस वालों की एकता, ये जो जब कभी भी बैठक हुई है दोस्तों, आप फोटो देखे होंगे, विजुअल देखा होगा आपने टेलीविजन पे। अभी 8 जून को भी बैठक हुई थी। उस 8 जून की बैठक में भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सभी अब हर 2 महीने पर बैठक किया करेंगे दोस्तों, जबकि ये 8 जून की बैठक हो रही थी लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार। और यह बैठक कब हो रहा था? यह बैठक हो रहा था ममता बनर्जी के रिक्वेस्ट पर, तब जब ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया। कितना खोखला इन लोगों की नाटक एकता है देखिए आप। यही ममता बनर्जी चुनाव से पहले, मतदान से पहले कसम खाती थी कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में कोई औकात है, उसको एक भी सीट नहीं देंगे कांग्रेस को। राहुल गांधी बहुत कमजोर उम्मीदवार है नरेंद्र मोदी के सामने।
राहुल गांधी के खिलाफ अभियान चलाने वालों में सबसे आगे ममता बनर्जी हुआ करती थी, अरविंद केजरीवाल। सच है या गलत है? ये सब है इंडिया गठबंधन में दोस्तों। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन जो आज सरकार के साथ जा रहे हैं, शरद पवार का तो कहना ही क्या, शरद पवार तो नामी है इसमें। कब किधर जाएंगे, कब किधर पलटी मारेंगे कहना मुश्किल है। उद्धव ठाकरे नेचुरल गठबंधन के सहयोगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी राजनीतिक दल है, दक्षिणपंथी राजनीतिक दल है, राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी का डीएनए नहीं मिलता है इंडिया अलायंस के दलों के साथ। ये तो केवल मतलब के यार हैं दोस्तों, केवल मतलब के लिए है। क्योंकि उधर सत्ता सुख नहीं मिला, इधर सत्ता सुख मिल सकता है जिसका उम्मीद है, इसलिए है दोस्तों। अगर गौर से देखिएगा ना, गौर से देखिए आप, तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि जहां एनडीए में शामिल होने के बाद सभी दल एक स्वर में बात करते हैं। हाँ, जब कोई बाहर चला गया तो चला गया तो चला गया। नीतीश कुमार जब बाहर गए थे तो फिर नीतीश कुमार पर जबरदस्त हमला होता है बीजेपी का। लेकिन नीतीश कुमार आ गए जब, तो नीतीश कुमार का बचाव। नीतीश कुमार जब आ गए तो नीतीश कुमार को भी प्रधानमंत्री के सामने कहना पड़ता है कि हमने बीजेपी से गठबंधन तोड़ के गलती की थी, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सच है। वही इंडिया अलायंस में क्या होता है देखिए, रहेंगे साथ में, रहेंगे एक गठबंधन में, लेकिन क्या कोई नेता है इनका? आज तक दोस्तों 2023 में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी पटना में। 3 वर्ष पूरा हो चुका है दोस्तों, 3 वर्ष पूरा हो चुका है। 3 वर्ष के दौरान इसकी स्थापना के सूत्रधार नीतीश कुमार 1 साल भी नहीं टिक पाए थे इंडिया गठबंधन में, भाग गए बीजेपी के साथ, या कह लीजिए भगा दिए गए, भाग गए या भगा दिए गए। उसके बाद से क्या हो रहा है? उसके बाद से इस इंडिया गठबंधन में 2-3 नेता ऐसे हैं दोस्तों जो कांग्रेस को ही भगा देना चाहते थे इंडिया गठबंधन से। अब समझिए कि एनडीए से अगर आप बीजेपी को बाहर कर दिएगा तो एनडीए में बचेगा क्या? वैसे ही इंडिया अलायंस में अगर कांग्रेस को, राहुल गांधी को बाहर कर दीजिएगा तो बचेगा क्या? आज एनडीए का एक नेता है या नहीं है? एनडीए का एक नेता है नरेंद्र मोदी, चाहे वो चिराग पासवान के लिए हो, चाहे नीतीश कुमार के लिए हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू के लिए हो। क्या इंडिया गठबंधन वालों का कोई एक नेता है क्या? क्या इंडिया गठबंधन के लोगों ने अब तक कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अपना नेता स्वीकार किया है? दोस्तों, संसद का सत्र की शुरुआत हो रही है, मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है परसों से। क्या कोई कोऑर्डिनेशन, क्या राहुल गांधी को वो दर्जा इंडिया गठबंधन के लोगों ने दिया है अब तक कि राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद में रणनीति एक बनेगी, एक रणनीति होगी इंडिया गठबंधन की? बाहर जब सभाएं होगी, जब रैलियां होगी, जब चुनाव अभियान चलेगा, चाहे वो राज्यों का अभियान हो, चाहे केंद्रीय अभियान हो, एक मंच पर आकर सभी चुनाव में मुकाबला करेंगे? नहीं, इंडिया गठबंधन वाले बताएंगे क्या कि नहीं, ये गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा चुनाव में हमारा कोई गठबंधन नहीं है। अरविंद केजरीवाल, सच है या गलत है? विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं है, लोकसभा के लिए था। ममता बनर्जी, सबसे पहली चिट्ठी ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को लिखा। कितने मतलबी हैं, आप अनुमान लगाइए दोस्तों, कितने मतलबी हैं। ये बात मैं करो, ये नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे? सोच कर देखिएगा आप, मैं अपनी बात आप पर थोप नहीं रहा हूं, आप सोच कर देखिए कि जो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पूरे विपक्ष को एकजुट नहीं रख सकती, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी को अपने कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ नहीं सकती, क्या बताइए ईमानदारी से वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है? क्या अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन में नीचा दिखाकर, जिस प्रकार से नीचा दिखाया गया, याद कीजिए दिल्ली बैठक जो हुई थी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, जिसमें ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर
और प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे को घोषित करवाने का प्रयास किया था, याद कीजिए आप, जिससे कि राहुल गांधी का रास्ता बंद हो जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर वोट तो मिलेगा नहीं। तो यह साजिश दोस्तों, राजनीति या सामान्य जीवन में भी एक कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन कौन होगा? दोस्त होगा, नहीं होगा। तो यहां दोस्ती नरेंद्र मोदी से अगर देखा जाए अगर दोस्तों, तो अगर जो पार्टी कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, या कांग्रेस अगर इंडिया गठबंधन में अपने किसी दूसरे सहयोगी को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, तो क्या वो मोदी के दोस्त होंगे या नहीं होंगे? सच है। तो ऐसे इंडिया गठबंधन में मोदी के कई दोस्त हैं। दोस्तों अगर ईमानदारी से बात करूं अगर, तो आपसे आग्रह है केवल एक ही कि पूरा सब देखिए, वीडियो समझिएगा बात को। इंडिया गठबंधन में 3 तरह के दल हैं दोस्तों। ये जो दावा किया जा रहा है ना, पिछली बैठक जो दिल्ली में हुई थी 8 जून को, उसमें 25 दल शामिल हुए थे दोस्तों, लेकिन केजरीवाल नहीं थे, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नहीं थे, टीवीके भी नहीं आई थी, क्योंकि कांग्रेस ने गड़बड़ किया। चुनाव से पहले जब कांग्रेस के पास यह मौका था कि कांग्रेस टीवीके के साथ जा सकती थी, कांग्रेस नहीं गई। और चुनाव के बाद चुनाव लड़ी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ और चली गई टीवीके के साथ। निश्चित रूप से जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने आरोप लगाया, कहीं कोई गलत नहीं लगाया कि यह पीठ में छुरा भोंका है राहुल गांधी ने। सही है, सही आरोप है कांग्रेस पार्टी पर। आप चुनाव लड़े, आप चुनाव से पहले छोड़ देते, आप चुनाव से पहले छोड़ दिए रहते। आपको पता था कि प्रतिदिन एमके स्टालिन कर्नाटक तमिलनाडु में कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। आपको पता था कि एमके स्टालिन का चुनाव जीतना असंभव है, इतना आक्रोश है एमके स्टालिन के खिलाफ, और आपके पास मौका था। तमिल वेत्री कड़गम विजय की पार्टी कांग्रेस को 60 सीटों का ऑफर दे रही थी, आप नहीं गए। आपको सरकार में शामिल करने को तैयार नहीं थे एमके स्टालिन। विजय के पिता ने स्वयं राहुल गांधी से अपील किया था कि आप आइए विजय के साथ 60 सीट लड़िए, मंत्रिमंडल में 20% की हिस्सेदारी मिलेगी। कांग्रेस नहीं गई, लेकिन चुनाव के बाद रातों रात गिरगिट की तरह रंग बदलना गठबंधन धर्म के खिलाफ था। आप कैसे दावा कर सकते हैं एकता का? तो दोस्तों इंडिया अलायंस के अंदर जितने भी 2 दर्जन 3 दर्जन दल हैं, ये 3 तरह के दल हैं। जहां तक संबंध भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के दलों के साथ है, 3 तरह के दल हैं। मैं बारी बारी से बता रहा हूं दोस्तों। एक तो वो दल है जो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अगर गए तो ये राजनीतिक दल खत्म हो जाएंगे, स्वाहा, इनका नाम नहीं बचेगा लेने वाला कोई देश की राजनीति में। अगर बीजेपी के साथ इनका गठबंधन हुआ तो इनका नाम लेवा तक नहीं कोई बचेगा। जैसे रावण के बारे में कहा गया ना कि रहा न कुल में रोवन हारा, कोई रोने वाला नहीं रहा कुल के अंदर, तो वैसी स्थिति होगी। ये दल है कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एआईएमआईएम, केरला कांग्रेस जैसी कई पार्टियां हैं केरल में, केरल कांग्रेस जैसी कई पार्टियां हैं, ईसाइयों की पार्टी है, ठीक है। इसके अलावा है बिहार में सीपीआईएमएल। तो ये ऐसी पार्टियां हैं दोस्तों, लगभग ये 10 की संख्या में हैं। ऐसी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते ही स्वाहा हो जाएगी, उनकी राजनीति खत्म, पैक, नाम लेने वाला नहीं बचेगा इनके पास। उसके बाद दूसरा ऐसा खेमा है दोस्तों जिसमें बीजेपी, जिसमें सबसे ज्यादा दल है,
सबसे अधिक संख्या ऐसे राजनीतिक दलों की है इंडिया गठबंधन में जिनको जो मतलबी है केवल अपना हित साधने के लिए बीजेपी के साथ है। कब पाला पलट लेंगे, जैसे नीतीश कुमार ने पलटा था ना, पाला बदल लिया था जैसे नीतीश कुमार रातों रात। सुबह में आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में, और दोपहर में हो सकता है कि ये अमित शाह के साथ या बीजेपी के किसी बड़े नेता के साथ चाय पी रहे हो, और शाम में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हो कि भाई राहुल गांधी से नहीं होगा, ये बेटा से पोता नहीं होगा, चल इसलिए हम लोग जा रहे हैं मोदी के साथ। मोदी के नेतृत्व में ही देश सुरक्षित है। तो ऐसे जो राजनीतिक दल हैं दोस्तों, इसकी संख्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है। उसमें सबसे नंबर 1 पर है शरद पवार। आप कितने सहमत हैं मुझे नहीं पता, कमेंट करके बताइएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इस कैटेगरी में आने वाले नंबर 1 नेता है शरद पवार की पार्टी। उसके बाद तमिलनाडु की जितनी भी राजनीतिक दल हैं जो आज बीजेपी के खिलाफ है, वह चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो डीएमडीके हो, चाहे वो एमडीएमके हो, चाहे वो वीसीके हो, ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ना दोस्तों तमिलनाडु की, ये सब कई बार बीजेपी के साथ रह चुकी है, बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा है, सरकार में रही है बीजेपी के साथ। तो ये कभी भी माने जहां देखा खीर उधर गए फिर, जिधर देखेंगे खीर उधर जाएंगे फिर। तो ये सब उसी कैटेगरी में आने वाले हैं जिसमें है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कश्मीर की पार्टियां। आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों कि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी। ये सब राजनीतिक दल ऐसे हैं दोस्तों ना, जिधर देखा खीर उधर जाएंगे फिर। अरे उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये सब बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हैं, वाजपेयी जी की सरकार में। ठीक है, वाजपेयी जी का आज भी ये लोग प्रशंसा करते हैं, और कब नरेंद्र मोदी का भी प्रशंसा उमर अब्दुल्ला ने कई बार किया है। तो इसीलिए ये लोग केवल चट्टे बट्टे हैं, कब चले जाए बीजेपी के साथ कहना मुश्किल है। कारण है कि बीजेपी की राजनीति जम्मू में है, और इन दलों का पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति कहाँ है, घाटी में। और घाटी के लोगों के पास केवल 2 विकल्प है, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी। और दूसरा, जब सत्ता में जो पार्टी होती है ना, उसके साथ ये लोग जाने का उतावले क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि जैसा मैंने बताया, समझ रहे होंगे आप। तो ये खेला है। तो इसीलिए शिवसेना, उद्धव ठाकरे कभी भी रातों रात पाला बदल देगा। भाई कहां है आप? बिहार में है मुकेश सहनी की पार्टी, आज है ना इंडिया अलायंस में। कितनों बेइज्जत होंगे मुकेश सहनी, लेकिन तेजस्वी यादव का साथ अब तक नहीं छोड़ा है, अब तक राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ा है। लेकिन किसी भी क्षण मिनटों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये लोग कभी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, और बीजेपी छोड़कर इंडिया गठबंधन से जा सकते हैं। मतलब ऐसे जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनका कोई विचारधारा नहीं है। ये केवल और केवल सीट के लिए, मंत्री बनने के लिए राजनीति करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये बीजेपी के साथ कभी जाएंगे, कभी राहुल गांधी के साथ आएंगे, कोई अंतर नहीं। आप कितने सहमत है बताइएगा। दोस्तों तीसरा एक और कैटेगरी है, और ये कैटेगरी जो है ना दोस्तों, याद रखिएगा, ये कैटेगरी ऐसी है जो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अब ये बात राहुल गांधी को क्यों नहीं समझ में आ रही है मुझे नहीं पता। राहुल गांधी को ये बातें समझ में क्यों नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। ये कांग्रेस के लिए दीमक है, यानी इंडिया गठबंधन के लिए दीमक है। ये लोग इनका शरीर इंडिया गठबंधन में होता है, इनका दिल भी इंडिया गठबंधन में होता है, लेकिन धड़कता गठबंधन के लिए नहीं है। इनका दिल केवल धड़कता है इनके खुद के लिए। ये जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की बलि लेने को तैयार होते हैं। यानी
ये सब के सब हैं तो मोदी के खिलाफ, लेकिन इंडिया गठबंधन में एक दूसरे के किसी के सहयोगी नहीं है और मोदी के खिलाफ क्यों है? कंडीशनल है, कंडीशनल है, क्योंकि इनको पता क्या है कि देश की राजनीति में सबसे बड़ा वोट बैंक जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, वो वोट किसका है? वो वोट है मुसलमानों का, ईसाइयों का, और वो सो कॉल्ड हिंदू सेकुलर, जिसे आप कहते हैं कि वो लगभग कम्युनिस्ट माइंडेड जो हिंदू है उनका, यानी जो बीजेपी विरोधी वोट बैंक है, वो वोट सबसे बड़ा है बीजेपी के खिलाफ, जिसमें मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट आते हैं, मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट आते हैं। तो ये लोग तभी तक मोदी के खिलाफ हैं जब तक इनको मुसलमान, ईसाई वोट देता रहेगा और कम्युनिस्ट वोट देता रहेगा। जहां जहां इनकी लड़ाई अगर इंडिया गठबंधन के किसी दल से होगा, जैसे केरल में बीजेपी सत्ता से बाहर है, लड़ाई से बाहर होती है, बीजेपी वहां तीसरे नंबर की पार्टी है, तो लड़ाई किससे होता है? एलडीएफ और यूडीएफ से। तो वहां पर इन तत्वों को, ऐसे तत्वों को बीजेपी का डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद लेने में दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए केरल चुनाव में आपने देखा होगा दोस्तों, चाहे पिनराई विजयन हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वीडी सतीशन हो, चाहे वेणुगोपाल हो, चाहे रमेश चन्नीतला हो, ठीक है, इन सबों ने एक दूसरे पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगाया था, याद होगा आपको, ठीक है। तो इस कैटेगरी में प्रमुख रूप से 4 दल हैं दोस्तों। ये 4 दल तभी तक बीजेपी के खिलाफ है जब तक इनको मुसलमान वोट दे रहा है। जिस दिन मुसलमानों ने इन 4 दलों के राज्यों में इन दलों के अलावा दूसरा विकल्प चुन लिया, उस दिन ये सब बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। दोबारा मैं दोहरा रहा हूं, शायद दर्शकों को समझ में नहीं आया होगा, गौर से सुनिएगा। आप किसके समर्थक हैं मुझे नहीं पता, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताइएगा दोस्तों कि क्या आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं कि यदि ममता बनर्जी, यदि अरविंद केजरीवाल, यदि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की पार्टियों को, यानी समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को आज मुसलमान यदि वोट नहीं दे तो बीजेपी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? ममता बनर्जी तो पहले भी बीजेपी के साथ रह चुकी है, याद है, वाजपेयी की सरकार में मंत्री रही है, और जब वाजपेयी की सरकार में मंत्री होती थी तो ममता बनर्जी हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ती थी दोस्तों। याद कीजिए 2005 में लोकसभा का वह दृश्य, सरकार मनमोहन सिंह की थी, सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दों पर, बांग्लादेशी मुसलमानों के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने किस प्रकार से लोकसभा में हंगामा खड़ा किया था। कम्युनिस्ट पार्टियों पर बांग्लादेश के मुसलमानों को भारत में बसाने का आरोप लगाया था। यह है ममता बनर्जी की असलियत। ममता बनर्जी तब मुसलमानों की फेवरेट पार्टी बनी जब वाम मोर्चा सत्ता से बाहर हुआ, और ममता बनर्जी ने मुसलमानों को पोटने के लिए कई तरीके अपनाए। तो ममता बनर्जी मतलबी नंबर 1 है दोस्तों। आम आदमी पार्टी का जन्म क्या आरएसएस संघ परिवार के समर्थन के बगैर होता? अन्ना हजारे के आंदोलन में क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन, जो कि के.एन. गोविंदाचार्य की संगठन है, क्या उसकी भूमिका नहीं थी? क्या अन्ना आंदोलन में स्वामी रामदेव नहीं थे? क्या अन्ना आंदोलन में किरण बेदी नहीं थी? अनुपम खेर नहीं थे अन्ना आंदोलन में? याद कीजिएगा दोस्तों, अन्ना का आंदोलन ज्वाइंट प्रोजेक्ट था कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। और वो अरविंद केजरीवाल, जिसे कांग्रेस ने अपने कंधे पर बैठाकर दिल्ली की सत्ता में बैठाया, राजनीति में स्थापित किया,
क्या वो अरविंद केजरीवाल गुजरात में कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ते? क्या वो अरविंद केजरीवाल गोवा में कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित करने के लिए चुनाव नहीं लड़ते? क्या वो अरविंद केजरीवाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ते? अरविंद केजरीवाल की पार्टी वही चुनाव लड़ती है दोस्तों जहां जहां कांग्रेस है। सच है या गलत है? लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। कहा जाता है कि बिहार में जब नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था 2015 में सरकार आई थी दोस्तों, तेजस्वी यादव बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। क्योंकि उन दिनों जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में 2014 का लोकसभा चुनाव नीतीश कुमार लड़ रहे थे, विपक्ष में एक बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे थे। मुसलमान ने आरजेडी के बदले नीतीश कुमार को अपना लिया था। तो लालू यादव, तेजस्वी यादव सब बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। उनको जाने से रोकने के लिए ही 2017 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए थे। तो आरजेडी आज भी माना यह जा रहा है कि आरजेडी की अंदरूनी कहीं ना कहीं साठगांठ बीजेपी से है। चूंकि इतने मुकदमे हैं कि जेल जाना पूरे परिवार का तय है, इसलिए आरजेडी किसी भी कीमत पर बिहार में विपक्षी एकता नहीं होने देना चाहती। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस से 2024 में भी भगाने में सबसे बड़ी भूमिका ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल के साथ लालू यादव की भी थी। और इसी कड़ी में दोस्तों अभी आप देख लीजिए 6 महीना से उत्तर प्रदेश की राजनीति, अखिलेश यादव की राजनीति। जब 4 मई को विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, 5 राज्यों का पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी का, अखिलेश यादव बंगाल गए ममता बनर्जी का आंसू पोंछने के लिए। अखिलेश यादव तमिलनाडु गए एमके स्टालिन का आंसू पोंछने के लिए। और बयान क्या दिया? क्या बयान दिया? हम वो नहीं जो धोखा देते, पीठ में छुरा भोगते हैं। किसके लिए कहा? राहुल गांधी के लिए कहा या नहीं कहा? अखिलेश यादव ने कहा या नहीं कहा कि अब समय आ गया है जब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व एमके स्टालिन जैसे नेता करे? क्या केजरीवाल स्टालिन के समर्थन में चुनाव प्रचार करने के लिए तमिलनाडु गए या नहीं गए? ये सब के सब केवल इसलिए विपक्ष में है दोस्तों क्योंकि इनको मुसलमान वोट देता है, इनको ईसाई वोट दे रहा है, इनको मोदी के खिलाफ जो सबसे मजबूत वोटर है कम्युनिस्ट, वो वोट दे रहा है। जिस दिन इन लोगों ने, मुसलमानों ने, विशेषकर मुसलमानों ने, देश में 14% मुस्लिम आबादी है, जिस दिन इन चारों को मुसलमानों ने वोट देना कम कर दिया या बंद कर दिया, ये कब बीजेपी के साथ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये केवल कुर्सीवादी हैं, कोई धर्मनिरपेक्षवादी नहीं है। लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री किसकी सहायता से बने थे बिहार में? बीजेपी के सहयोग से। लालू यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष किसकी सहायता से बने थे पहली बार? एबीवीपी के सहयोग से। मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने थे किसके सहयोग से? बीजेपी के सहयोग से। मुलायम सिंह यादव पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे किसके सहयोग से? क्या वो सहयोग जनसंघ का नहीं था? बताइएगा कमेंट करके। अगर था तो आप अनुमान लगा लीजिए कि ये लोग कितने बड़े नौटंकीबाज हैं। आज के लिए इतना ही। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।